गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीत आईएएस। जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग इंग्लिश लेक्चरर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और आंसर किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है। तो वी हैव 25 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन है 4 आंसर्स और अमंग देम वी हैव सेलेक्टेड 1। तो अभी देखिए क्वेश्चन है जिसमें कि थोड़ा सा हमारे पास वी हैव शॉर्ट नोट्स जो कि आपके पोइट्री और ड्रामा दोनों सेक्शन से रिलेटेड हैं। तो दीज आर नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग्स, कॉमन थिंग्स, बट उसके बाद भी हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को के सारे आंसर हमें जितने भी हमें ऑप्शंस होते हैं ना, तो सारे ऑप्शन को समझना ज़रूरी होता है। मैनी टाइम इट हैपन कि हमें 2-3 ऑप्शन बिल्कुल एक से लगते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक ही जो मेजर है, जो आंसर है वो एक ही है और वो कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास है व्हाट इज बैलेड, एक क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज बैलेड। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो पोइट्री सेक्शन से हैं। तो बैलेड आपको पता होगा, जो अगर आपने पोइट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा पोइट्री के में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे हम पोयम में बैलेड इज अ पोयम, लिरिक इज अ पोयम, ओड इज अ पोयम, एपिक इज अ पोयम, बहुत प्रकार की टाइप ऑफ पोयम वी हैव। तो लेकिन हर पोयम का अपना अपना एक डेफिनेशन होती है, अपनी एक स्टैंडर्ड होता है, अपना एक स्टाइल होता है, अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। नॉर्मली हम कहते हैं हम पोइट्री पढ़ रहे हैं, तो पोइट्री के अंदर इतनी सारी टाइप की पोयम आती है, और लेकिन हर पोयम का अपना एक अलग लेवल, अपना एक स्टाइल, अपनी एक डेफिनेशन होती है। जैसे कि बैलेड इज अ पोयम, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि बैलेड एक बहुत ही एंशिएंट पोयम है। मतलब कि बैलेड की जो ओरिजिन है हम नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, ऑफिशियली हम नहीं अनाउंस कर सकते कि इसका ये कब किस डेट में किस स्टार्ट हुआ था। तो बैलेड के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो बैलेड की जब भी हम बैलेड पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो पहली डेफिनेशन होती है बैलेड की, बैलेड क्या होती है? बैलेड ऐसे एक सॉन्ग होता है जो गाया जाता है, ठीक है। इसको लोर भी कहते हैं, बैलर भी कहते हैं, एक डांस सॉन्ग। बैलेड इज अ डांस सॉन्ग, ठीक है। तो बैलेड की जो एक, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज बैलेड, मतलब बैलेड की जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि बैलेड में एक स्टोरी होती है। स्टोरी और कथा में अंतर होता है ना। स्टोरी छोटी सी होती है, कोई एक टॉपिक पर बनती है, जैसे कोई प्रेम कहानी है, कोई राजा की कहानी है, या कोई जो शहीद होते हैं मार्टर उनकी कहानी, कोई वॉरियर की कहानी। तो स्टोरी का मतलब होता है कि एक छोटी कोई कहानी जो एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड होती है। तो ये इसकी सबसे पहली डेफिनेशन की इन ईच बैलेड वी हैव अ स्टोरी। उसके अलावा इसमें बहुत सारी बातें होती है, बट ये सबसे डिफरेंट बात है। तो देखो वी हैव 4 ऑप्शंस, हमारे पास 4 ऑप्शन है। अ पोएम विद अ स्टोरी, सबसे पहला ऑप्शन है कि पोएम विद अ स्टोरी, कॉमा अ राइमिंग वर्ड्स, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड लाइंस। कि सब देखो इसकी क्या, इसमें पहला है कि इसमें एक स्टोरी होती है। राइमिंग स्कीम मतलब कि जब भी हम बैलेड की राइमिंग स्कीम मतलब जो लास्ट में जो लाइंस होती है उनकी जो एंडिंग होती है, जैसे जल है तो पल होगा, साथ है तो हाथ होगा, इस तरीके से। और रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, बैलेड में कई बार हम जैसे स्टैंजा खत्म होता है तो कुछ लाइन बार बार रिपीट होती है, कुछ वर्ड बार बार रिपीट होते हैं। तो ये उसके बाद देखो नीचे लिखा है अ वेरी लेंदी पोएम। ये जरूरी नहीं कि बहुत लेंदी हो, कम लेंदी भी हो सकती है। बैलेड इज अ शॉर्ट स्टोरी, इज अ शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, बैलेड में स्टोरी होती है। शॉर्ट स्टोरी तो प्रोज का पार्ट हो जाता है ना। फिर बैलेड इज अ पोएम विद रेफरेंस, कि बैलेड एक रेफरेंस के साथ शुरू होती। तो इसका जो एग्जैक्टली आंसर जो है वो क्या है? हर तीनों पॉइंट में कुछ कुछ कमियां हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है ए, क्योंकि इसमें इसकी मोस्ट ऑफ देम चीजें बताई गई हैं कि बैलेड क्या है। बैलेड एक बैलेड पोएम विद अ शॉर्ट स्टोरी, विद अ स्टोरी, और इसमें राइमिंग वर्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गा गा के, क्योंकि जो बैलेड की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो ओरल था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो बंजारी लोग होते हैं वो किसी को अपने मतलब जो अपने नेटिव की कोई एक कथा को एक गाने के रूप में गा गा के लोगों को सुनाते थे, वही उनका लाइवलीहुड था। उसी के जरिए वो अपनी अर्निंग करते थे, तो लोग उनसे खुश होकर उनको खाना, पैसा, कपड़े, ज्वेलरी सब देते थे। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बैलेड इज अ पोएम विद स्टोरी, स्टोरी होना कंपलसरी है, उसमें राइमिंग स्कीम होना भी कंपलसरी है, और बैलेड में वर्ड्स और लाइंस को कई बार रिपीट किया जाता है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है हाउ आर बैलेड मीन टू बी हर्ड, कि बैलेड कैसे मतलब सुने गए थे। तो कैसे? इन अ नर्सरी राइम,
ये है लेकिन ये प्रेजेंट में है। इन साइलेंट रीडिंग, ओरल परफॉर्मेंस ऑन द टेलीविजन सेट। तो क्योंकि ये क्या है, बहुत पुराने जो बैलेट की जो स्टार्टिंग है वो ओरल थी, रिटन बाद में, रिटन बैलेट बाद में आए। पहले ये अनपढ़ लोग जो होते थे, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे, जो गांव के बंजारे लोग टाइप के होते थे, जो अपना एक वाद्य यंत्र लेके, बहुत सारी बजाने वाली चीजें लेके और पूरे ग्रुप में, एक ग्रुप में चलते थे और बहुत ही सुरीला, कुछ उनको गॉड गिफ्टेड पावर होती थी, तो वो अपना गाते थे। और जो भी वो गाना गाते थे उसमें कुछ, दिस इज वेरी मच कंपल्सरी दैट देयर मस्ट बी अ स्टोरी, और वो बहुत ही फुल ऑफ राइमिंग, तब उसमें पूरी राइमिंग स्कीम गा के उसमें सुर लय ताल, वो सब उनका जो म्यूजिक होता था वो वेरी डिवाइन, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी गॉडली। तो ये क्या था, ये क्या है, इसका आंसर जो है वो एक ओरल परफॉर्मेंस। ठीक है, कि ये सबसे पहले बैलेट जो थे अलग अलग, क्योंकि बॉर्डर बैलेट होते, लव बैलेट होते थे अलग अलग थे, तो सबसे पहले इनकी शुरुआत हुई थी ओरल परफॉर्मेंस से। और वो जो ओरल बैलेट बाद में जब सामने है, तो अभी तक नोबडी नोज कि द सिंगर ऑफ दिस बैलेट कौन है, इनके सिंगर किसने गाए थे, क्योंकि वो लोग गायक होते थे और उन्होंने कोई प्रैक्टिस, कोई शिक्षा दीक्षा कहीं से नहीं, वो मतलब, और थोड़ा साइकोलॉजिकल भी वो लोग चीज़ों को डिफाइन करते थे। तो इसका क्या है कि आंसर है ओरल परफॉर्मेंस। चलिए नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द नेम ऑफ 4 लाइन स्टैंजा। देखो 4 लाइन स्टैंजा का क्या मतलब होता है। 4 लाइन स्टैंजा हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि जो भी पोइट्री, जब हम पोइट्री पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, तो उसमें 4 लाइन स्टैंजा भी होता है, 10 लाइन स्टैंजा भी होता है, 4 लाइन का स्टैंजा भी होता है, 2 लाइन का भी होता है, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि स्टैंजा नहीं होता है, पूरी एक कथा जैसी चलती है। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 सेक्शन है, एक है क्यूपिकल, क्वेट्रेंस, क्वार्टर एंड कॉर्नर। ठीक है, तो क्यूपिकल क्या होता है, जो स्पेस को बोलते हैं, जो स्पेस, बहुत सारी हमारी लिटरेरी टर्म्स होते हैं, उसमें कई बार हमें पोएम, इन चीज़ों में कुछ स्पेस की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्यूपिकल कहते हैं। क्वार्टर क्या होता है, चौथाई भाग होता है। कॉर्नर, कोई भी कॉर्नर लिटरेचर के हमारी पोएम। क्वेट्रेंस का मतलब होता है जो 4 लाइन की जो पोएम, 4 लाइन का जो स्टेंजा होता है, उसको क्वेट्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ 4 लाइन स्टेंजा इज कॉल्ड क्वार्टर। तो क्वेट्रेंस का मतलब होता है 4 लाइन का स्टेंजा, तो इसका आंसर आपका आएगा बी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, विच सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ बैलेट। देखिए हमारे पास 14, 15, 16 एंड 17 सेंचुरी है, और अभी तक हम 20th मॉडर्न सेंचुरी तक आ गए हैं, क्योंकि हर लिटरेचर, हर राइटर, जब भी हम कोई राइटर को पढ़ते हैं, तो ये डेफिनेटली हमें पता होना चाहिए कि उसकी एज कौन सी है और उसकी सेंचुरी कौन सी है, कि विच सेंचुरी एंड विच एज ही बिलोंग। तो सेंचुरी क्या होती है, जो 100 साल की एक सेंचुरी होती है, और हर सेंचुरी के अंदर 1, 2, 3, 4 एज होती है, जैसे रेनेसां एज, एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, मेटाफिजिकल एज और केवेलियन एज, तो बहुत सारी एज होती है। एक सेंचुरी के अंदर कई बार 3-4 एज भी होती है। तो अभी हमें ये पता करना है कि बैलेट को कौन सी एज को एज ऑफ बैलेट बोला जाता है। देखिए 14th सेंचुरी, जनरली हम जो मॉडर्न लिटरेचर पढ़ते हैं वो 14th सेंचुरी से पढ़ते हैं, क्योंकि चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, पोएम बोला जाता है। फिर 16th सेंचुरी में हम सभी को मालूम है वेरी गोल्डन एज, जिसमें कि लेडी एलिजाबेथ एंड जो एलिजाबेथ और रेनेसां एज 16वीं शताब्दी बहुत फेमस है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द एज ऑफ लेडी एलिजाबेथ एंड शेक्सपियर। और भी बड़े बड़े इसमें बहुत सारी चीजें थी, सोनेट से, इसमें ऐसे आए, इसमें विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज आए थे। उसके बाद तो 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में एक एज थी 15वीं शताब्दी, क्योंकि 14th सेंचुरी जो थी वो चौसर की एज थी। ठीक है, सर जॉफ्री चौसर जो बहुत बड़े पोएट, उनको बड़े बड़े नाम दिए गए हैं। ठीक है, बिकॉज चौसर इज नॉट इन योर सिलेबस नाउ, लेक्चरर के सिलेबस में अभी नहीं है। तो 14वीं शताब्दी में जब चौसर के जाने के बाद नथिंग वॉज न्यू, सब कुछ क्या था जो चौसर ने शुरू करा था, जो चौसर को फॉलो कर रहे थे, तो उनको चौसेरियन बोला गया। तो वही चौसेरियन उस कला को, उस पोइट्री को, उस पोइट्री की मैनर को आगे बढ़ा रहे थे। तो इट वाज नथिंग न्यू एंड इनोवेटिव इन 15th सेंचुरी। लेकिन उस समय क्या थे, बैलेट थे। तो बैलेट आए, और बड़े बड़े बैलेट, जो पुराने जो बैलेट थे, जो ओरल बैलेट थे, सारे बैलेट्स को रिनोवेट किया गया और उनको एक न्यू। तो अगर कहते हैं कि 15th सेंचुरी में अगर बैलेट नहीं होते, तो 15th सेंचुरी को बैरन एज, बैरन सेंचुरी माना गया। तो इसलिए उस समय
कोई भी एक ऐसा बड़ा नाम नहीं है। जैसे 16वीं शताब्दी में शेक्सपियर है, और भी बहुत सारे राइटर हैं। 14 में चौसर है, 17 में जॉन मिल्टन, बहुत सारे बड़े बड़े राइटर। लेकिन 15 सेंचुरी, तो अगर बैलेड नहीं होते तो 15 सेंचुरी को बैरन एज बोला जाता। तो इसलिए 15 सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ बैलेड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। What form did the wandering minstrel give their name then? वॉन्डरिंग मिनिस्टर मतलब क्या होता है? जो अभी मैं आपको बता रही थी कि जो लोग घूम घूम के गाते हैं। कई बार हमारी कॉलोनी में भी कोई हारमोनियम लेके आते हैं, कोई मतलब बाजा लेके आते हैं, वो गाते हैं, फिर हम अपने गेट से बाहर आके कुछ ना कुछ जो भी हमें सही लगा, श्रद्धा लगी, हम उनको देते। तो ऐसे पहले के ये वॉन्डरिंग मतलब घुमक्कड़ लोग जो होते, उनका यही व्यवसाय होता था। दे वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, और वो अपनी गाते हैं, वो मांगते नहीं, बस वो गाते हैं। उनका गाना सुन के आपको जो भी उनके प्रति रिस्पेक्ट हुई या जो भी फीलिंग आई, तो आप उनको, तो ये वॉन्डरिंग मिनिस्टर अपने बैलेट जो, तो इनको क्या कहते हैं, ये गायककार जो थे, बैलेट गायककार जो थे, इनको वॉन्डरिंग मिनिस्टर बोला जाता था। तो ये गा गा के अपने गाँव की, शहर की लोक कथा, वहाँ की कहानियां, किस्से अपने गाने के जरिए, तो बैलेट जो वॉन्डरिंग मिनिस्टर वर्ड है, ये बैलेट से जुड़ा, कि बैलेट सिंगर को वॉन्डरिंग मिनिस्टर का, क्योंकि बैलेट मैंने अभी आपको बोला था कि इट्स ओरिजिन वाज ओरल, कि बैलेट का जो ओरिजिन है वो ओरल है। तो ये क्या है, वॉन्डरिंग मिनिस्टर वर्ड जुड़ा है बैलेट से। ओके, चलिए अब आ गया सोनेट। देखिए अभी हमने बैलेट पढ़ा। बैलेट इज अ टाइप ऑफ पोएम, और इन इट वी हैव अ स्टोरी, राइमिंग वर्ड्स and repetition of words and so many other things. It is in stanza form, बहुत सारी बात। अब हम एक पोएम की नई फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड सोनेट। ठीक है, सोनेट भी एक, सभी को पता होगा, जितने लोग लिटरेचर से जुड़े हैं, जो भी हम चीजें पढ़नी, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी फैमिलियर, वेरी कॉमन, नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड रेयर थिंग्स नहीं है। तो सोनेट क्या है? सोनेट भी एक टाइप ऑफ पोएम होती है। देखिए जस्ट अभी मैंने आपको बोला कि बैलेट की द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बैलेट हैज ए स्टोरी, ये उसकी सबसे पहली डेफिनेशन है। ऐसे ही सोनेट की सबसे पहली डेफिनेशन क्या है कि सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम, कि 14 लाइन की कविता को पोएम का सोनेट बोला जाता है। बाकी और सारी चीजें बहुत सारी, वी हैव सो मेनी क्वालिटीज, सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन ईच सोनेट, अपनी बहुत सारी क्वालिटीज है। वेरी मतलब सोनेट लिखना इज नॉट इजी टास्क। आप सोनेट, जैसे बैलेड में हम दूसरे की गाथा कहते हैं, सोनेट मोस्ट ऑफ देम ऑटोबायोग्राफिकली होते हैं, क्योंकि आप जिस भी टॉपिक में सोनेट लिखोगे वो आपका अपना पर्सनल फील किया हुआ, जिया हुआ, जिस टॉपिक को, जिस बात को, जिस कहानी को आपने जिया है, जिस लव को, जिस धर्म को, जिस भगवान को, जिस फैमिली को, जिस दोस्ती को, जिस देश के प्रति बलिदान की आपने जिया है, उसी टॉपिक पर आप सोनेट लिख सकते हो। लेकिन पहली भाषा ये है, पहली बड़ी भाषा कि 14 लाइन, जबकि इसमें मॉरल ये भी हो सकता है, इसमें मॉरल होता है, और पोएम विद सटायर नहीं होता, ये कंपलसरी नहीं है, स्टोरी होना भी नॉट जरूरी नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सोनेट, तो आप एक लाइन में बोलेंगे कि वो सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन। 14 लाइन की पोएम को सोनेट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, शेक्सपियर रोट सोनेट्स। देखिए शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। शेक्सपियर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ड्रामा, और ड्रामे के अलावा उन्होंने पोएम लिखी है, और ही इज वेरी मच फेमस फॉर हिज सोनेट्स, कि जब भी सोनेट्स की बात होगी तो शेक्सपियर का नाम जरूर आएगा, क्योंकि बिकॉज विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में एक कोट है कि ओनली सोनेट्स ओपन द हार्ट ऑफ शेक्सपियर, कि शेक्सपियर ने इतने सारे 38 ड्रामा लिखे थे, लेकिन किसी भी ड्रामा में, एकाधिक ड्रामा के अलावा किसी भी ड्रामा में उसका कहीं पर भी हमें उसके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट नहीं मिलते। ही वॉज अ प्रैक्टिकल मैन, ही डिड नॉट हैव एनी ऑटोबायोग्राफिकल टचेज। बट जब हम उनके सोनेट पढ़ते, क्योंकि सोनेट में जो लिखा जाता है वो 100% आपकी पर्सनल इमोशंस को टच करता है। तो जब लोगों ने सोनेट पढ़े तब पता चला कि शेक्सपियर एक बहुत बड़े प्रेमी थे, और उनका प्रेम बहुत डीप डिवाइन था, और जो कि उनको महिला से हुआ था। तो इसलिए शेक्सपियर एक बड़े, इतने सोनेट लिखे शेक्सपियर ने कि सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट कह दिया। एलिजाबेथ जो
16 सेंचुरी में 99 में इनके 1599 में इनके सोनेट आए, तो सोनेट को इनके सोनेट की वजह से शेक्सपियरियन सोनेट नाम मिल गया। जैसे पेट्रार्चन सोनेट है, अभी हम पढ़ेंगे, वैसे शेक्सपियरियन सोनेट है। क्योंकि सोनेट की अपनी अपनी होती 14 लाइन है, लेकिन 14 लाइन को आप 4 लाइन का स्टेंजा और 2 लाइन का कपलेट से भी, और आप 8 और 6 लाइन के स्टेंजे से भी लिख सकते हो। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे थे। 154 सोनेट में, जिसमें कि उन्होंने 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 126 अपनी उसके बारे में लिखे थे, अपने फ्रेंड के बारे में। उसके बाद उन्होंने 27 to 54, 152 अपनी बिलव्ड, एक उनकी बिलव्ड थी जो उनकी, जिनको डार्क लेडी कई नामों से जाना गया, उनके बारे में लिखे थे। उसके बाद 2 उनके अलग सोनेट थे। तो शेक्सपियर रोड 154 सोनेट, is very famous and all the sonnets are very autobiographical. Which of the following is not a characteristics of a sonnet? सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये 14 लाइन्स के होते हैं। डन, इट इज रिटन इन फ्री वर्स, ये इसकी राइम, क्योंकि ये फ्री वर्स में ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से लाइन को छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हो। ये इसका क्या राइमिंग स्कीम जरूर होती है, और इसका थीम लव, ब्यूटी, मॉरल डेफिनेटली होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है कि बी, कि इट वॉज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स में सोनेट नहीं लिखे जाते हैं। चलिए अब आगे आ जाइए। विच पोएट इज फेमस फॉर पॉपुलराइज द पेट्रार्चन सोनेट। ये पेट्रार्चन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, ठीक है, ये असली स्पेलिंग पेट्रार्चन, ठीक है। देखिए सोनेट इंग्लैंड में जब 16th सेंचुरी में आए, तो उससे सबसे पहले सोनेट, वैसे तो पूरा एक इनका एंशियंट ट्रुथ भी है, क्योंकि पहले जो बड़ी बड़ी जैसे डांटे, बड़ी बड़ी जो एपिक होते थे, एपिक के बीच में कुछ स्पेशल एपिसोड को बताने के लिए जो पोएम लिखी जाती थी वो सोनेट होती थी। पर्टिकुलरली सोनेट हमारे सामने एक पोएम बन के नहीं आए, लेकिन एपिक में सोनेट है, एपिक पार्ट ऑफ एपिक। लेकिन उसके बाद 14वीं शताब्दी में इटली में एक बहुत ही फेमस इंटेलिजेंट इटालियन राइटर, जिनको फ्रांसिस्को पेट्रार्च बोला गया है, तो उन्होंने सोनेट लिखी थी, और उनके सोनेट को पेट्रार्चन सोनेट बोला गया था, ठीक है। तो सबसे पहली बार सोनेट इटली में लिखे गए, और इटली से फिर वो सोनेट इंग्लैंड में आए। तो इंग्लैंड में जैसे शेक्सपियरियन सोनेट, एलिजाबेथन सोनेट, स्पेंसरियन सोनेट, अलग अलग नामों से, वैसे ही इटली के सोनेट को पेट्रार्चन सोनेट, जो कि जब हम जॉन मिल्टन को पढ़ते हैं तो जॉन मिल्टन के जो सोनेट है, क्योंकि इनके सोनेट 14 ही लाइन के थे, लेकिन 6 और 8 लाइन का स्टेंजा, ठीक है। ऑक्टेव और सस्टेट, जो शुरू की 8 लाइन होती है उसको ऑक्टेव बोलते हैं, और बाद की लाइन को सस्टेट बोला जाता है, 6 लाइन को। तो विच पोएम पॉपुलर पेट्रार्चन सोनेट? तो सबसे पहले विलियम शेक्सपियर की सोनेट, पेट्रार्चन सोनेट नहीं है। एडवर्ड स्पेंसर, जॉन मिल्टन। तो पेट्रार्चन सोनेट फ्रांसिस्को पेट्रार्च के नाम पर ही जाने जाते हैं, तो आंसर है फ्रांसिस्को पेट्रार्चन। हु इज नॉट अ सोनेट राइटर? अब इसमें कौन सोनेट राइटर नहीं है? हु इज नॉट अ सोनेट राइटर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, जॉन मिल्टन एक बहुत बड़े सोनेट राइटर, इन्होंने रिलीजियस सोनेट लिखे। विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी रिलीजियस सोनेट और बहुत अलग अलग टाइप के सोनेट लिखे हैं। फिलिप सिडनी ने भी सोनेट लिखे हैं, और फ्रांसिस बेकन जो है वो एक ऐसे राइटर है, ठीक है। देखिए सोनेट हमेशा एक बताती हूँ एक बात आपको, जैसे बैलेट एक पोएम होती है, उसमें एक स्टोरी होती है, शुरू होके खत्म हो जाती है, लेकिन सोनेट क्या होता है, हमेशा सोनेट का नाम नहीं होता है, सोनेट हमेशा ग्रुप में आते हैं। जैसे शेक्सपियर का 154 सोनेट का ग्रुप है, ठीक है। किसी का 20 सोनेट का ग्रुप होता है, किसका 23 सोनेट का ग्रुप, और सोनेट का जैसे किसी का रिलीजियस सोनेट है, किसके होली सोनेट है, विलियम वर्ड्स के रिवर डिडन सोनेट है। तो ऐसे अलग अलग सोनेट में क्या होता है, पूरे ग्रुप को एक नाम दिया जाता है, और सोनेट एंड सॉन्ग जो होते हैं वो हमेशा नंबर में ही आते हैं, ठीक हो गया। चलिए, तो इसमें क्या है कि फ्रांसिस बेकन इज नॉट अ पोएट, ही इज अ प्रोज राइटर, ही रोट ऐसे, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एलिजी? अब क्या, जैसे अभी हमने बैलेट पढ़ा, फिर हमने सोनेट पढ़ा, अब हम एलिजी। एलिजी भी इज अ टाइप ऑफ पोएम।
एलिजी भी एक टाइप की पोएम होती है। एलिजी, एलिजी का मतलब होता है एक किसी के किसी दुख, किसी शोक में गाया हुआ गाना, दर्द से भरा हुआ गाना क्या होता है, एलिजी होता है। तो एलिजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब MOURNING, उदासी, उदासी मेलंकली से भरी हुई पोएम, जिसमें फिलॉसफी होती है, सच होता है, रियलिटी होती है। शुरू स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ट्रेजिक होता है, फिर धीरे धीरे उस ट्रेजिक पॉइंट की फिलॉसफी होती है, जब एंड होता है तो एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ एलिजी फाइनल होती है। तो एलिजी क्या है, तो एलिजी के बारे में थे वॉर, डेथ ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, लव एंड नेचर। कि सब्जेक्ट ऑफ, व्हाट इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ, तो इसका सबसे पहला सब्जेक्ट है कि डेथ। सबसे पहले हम किसी की डेथ पर, कोई बड़े दुख पर, कोई डिजास्टर पर, कोई ऐसी घटना जो कि मतलब डेथ के समान है, बर्बादी पर गाई जाती है। तो डेथ और सीरियस रिफ्लेक्शन, कि कोई बहुत ही गंभीर सिचुएशन पर एलिजी गाई जाती है। ठीक है, एलिजी का मतलब क्या होता है, शोक गीत, किसी दुख पर, बहुत बड़े दुख पर, कोई दर्दनाक डेथ पर गाया हुआ सॉन्ग जो होता है उसे हम एलिजी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द पेस्टोरल एलिजी। अब जब हम एलिजी पढ़ेंगे तो एलिजी के बहुत सारे वो होते हैं। पेस्टोरल एलिजी होती है, पर्सनल एलिजी होती है, इम्पर्सनल एलिजी होती है। पर्सनल एलिजी क्या होती है, जब हम अपने पर्सनल, मेरा दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, उनके दुख पर लिखते हैं। इम्पर्सनल हम मानवता के नाम पर, जैसे कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो गई और कहीं कोई बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई या कोई दर्दनाक घटना, तो हम एक एज ए ह्यूमन बीइंग हम उस दर्द से प्रभावित होते हैं, तब हम एलिजी लिखते हैं इम्पर्सनल। पेस्टोरल एलिजी जो होती है स्पेशली ग्रामीण परिवेश में और किसी शेफर्ड के, कोई गडरिये की डेथ या गडरिये के दुख के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, तो पेस्टोरल एलिजी ग्रामीण कंट्री लाइफ से रिलेटेड होती है। तो एन एलिजी फोकसिंग ऑन डिसीज मतलब दिवंगत। शेफर्ड, अ पोएम ऑफ अर्बन लाइफ, नॉट ड्रामेटिक मोनोलॉग, नॉट पोएम ऑफ लव लाइफ, नॉट। ठीक है, एलिजी की प्राइमरी जो चीज होती है फोकस, डिसीज। ये पेस्टोरल एलिजी का मतलब है कि कोई शेफर्ड की डेथ हो गई और उसके दुख पर हम पेस्टोरल एलिजी लिखते हैं। ठीक है, और जब भी दोस्तों व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एलिजी, तो पहला नाम आता है, सबसे पहला नाम आता है थॉमस ग्रे का। जैसे बैलेट की बात करते हैं तो बैलेट में तो वी हैव सो मेनी राइटर्स। ठीक है, पुराने, क्योंकि फिर उसके बाद हमारे पास बहुत सारे राइटर आए जिन्होंने बैलेट लिखा। जब आप रोमांटिक एज पढ़ोगे तो एक तो एंशियंट बैलेट है, राइटर है जिन्होंने ओरल, फिर उनको लिखा गया। अभी जब हम रोमांटिक एज पढ़ते हैं तो सभी बैलेट राइटर हैं। सोनेट में तो आप सबसे पहला नाम शेक्सपियर है। ऐसे अगर आप एलिजी पढ़ोगे तो एलिजी में एक ही नाम सबसे बड़ा है जिनको फादर ऑफ इंग्लिश एलिजी बोला जाता है, वो है थॉमस ग्रे। तो थॉमस ग्रे ने सबसे, उनकी एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो कि आप लोगों ने पढ़ी है, इज वेरी फेमस एंड वेरी 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 मीनिंगफुल पोएम। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ओड। अब अभी हमने ओड पढ़ा, एलिजी पढ़ा, अब ओड। ओड क्या है, ओड भी एक टाइप ऑफ पोएम होती है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा सीरियस, फिलोसफिकल, डिग्निफाइड सॉन्ग इन लिटरेचर, द मोस्ट सीरियस, मोस्ट फिलोसफिकल एंड मोस्ट डिग्निफाइड। तो ये भी एक प्रकार की पोएम है, लिखा है ना। इसकी क्वालिटी देखो, इसमें क्या बता रखा है, वेरी सीरियस, एड्रेस्ड टू द सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, जो ओड राइटर है वो किसी, जैसे एक फूल पे वो ओड लिख रहा है तो कहेगा ओ फ्लावर यू आर दिस एंड दैट, डायरेक्ट तो उसको एड्रेस किया जाता है। अगर हम किसी चंद्रमा पे लिख रहे हैं, सुंदर लड़की पे लिख रहे हैं, तो हम कहेंगे ओ ब्यूटीफुल लेडी, है ना, ओ मून। तो आप जिसके ऊपर ओड लिखते हो डायरेक्टली आप उसको एड्रेस करते हो, और फिर बार बार उसकी फर्स्ट यू ऑलवेज काउंट द क्वालिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड देन यू रियलाइज द मोस्ट सीरियस क्वालिटी इन योरसेल्फ, कि हम धीरे धीरे उसका इफेक्ट, उसकी क्वालिटी, उसकी ब्यूटी अपने ऊपर भी फील करने लग जाते हैं। तो बहुत सीरियस और डिग्निफाइड पोएम ओड होती है। तो इसमें क्या, वेरी सीरियस, एड्रेस्ड टू द ऑब्जेक्ट एंड डिग्निफाइड, इट मीन्स ऑल ऑफ देम, कि सारी क्वालिटी ओड की है। हु रोट ओड टू द नाइटिंगेल। जब ओड की बात, जैसे शेक्सपियर का नाम सोनेट से जुड़ा है,
थॉमस ग्रे का नाम एलिजी से जुड़ा है। तो ऐसे ही जब हम ओट की बात करते हैं तो जॉन कीट्स करके एक बहुत फेमस और बहुत ही प्यारे रोमांटिक एज के राइटर थे, जिनको जूनियर जनरेशन में काउंट, रोमांटिक एज में 2 जनरेशन थी, एक सीनियर एक जूनियर। तो जॉन कीट्स बहुत ही छोटी एज में, उनकी 27 ईयर में डेथ हो गई थी। उससे उसी उतने कम एज में उन्होंने बहुत सुंदर और बहुत ही मतलब अनमोल और बिल्कुल इमॉर्टल सॉन्ग लिखे हैं। तो वो अपने ओड के लिए जाने जाते हैं। जॉन कीट्स इज द फर्स्ट नेम इन ओड। तो उन्होंने बहुत सारे ओड लिखे, जिसमें उनका एक बहुत ही प्यारा ओड है, ओड टू द नाइटिंगेल। उन्होंने रात के समय इटली में जब उठे, अंधेरे में बगीचे में कोयल की आवाज सुनी, और अंधेरे में आवाज सुन के उन्होंने अंधेरे की ही ब्यूटी को चंद्रमा की रोशनी से और नाइटिंगेल की सुंदर सी सुरीली आवाज से कैसे एक्सप्लेन किया है, ये पूरा ओड टू नाइटिंगेल में हम देखते हैं। तो उन्होंने कहा, हे नाइटिंगेल, सबसे पहले कहते हैं ना कि ओ नाइटिंगेल, कि तुमको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, इतने रैप्चर, आई फील सो रैप्चर, सो हैप्पीनेस, सो स्पिरिचुअल डिवाइन ब्लिस, कि जैसे मैंने कोई अमृत पी दिया, कोई ऐसी चीज पी दी जिसके बाद मैं पूरी दुनिया को भूल चुका हूँ। तो ओड टू नाइटिंगेल इज रिटन बाय जॉन कीट्स। और देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ भी इसी एज के एक राइटर पोएट हैं, मिल्टन भी एक पोएट है 17th सेंचुरी के, शैली भी एक पोएट है, सब पोएट है, लेकिन ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए एपिक। अब देखिए एपिक भी एक बहुत बड़ी पोयम है, ठीक है। एपिक एक लॉन्ग लेंदी पोयम होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे बैलेड में एक स्टोरी होती है, ठीक है, और वो एक ही पार्ट में खत्म हो जाती है, जरूरी नहीं हो सकता है 1-2-4 पार्ट छोटे छोटे बन जाए, लेकिन एपिक में क्या होता है, एक कथा होती है। स्टोरी में और कथा में क्या अंतर होता है, स्टोरी एक पर्सन, एक लड़का लड़की, एक आदमी, एक प्रीस्ट, एक मार्टर से शुरू होकर उस पर खत्म हो जाती है। लेकिन एपिक क्या होता है, जिसमें बहुत सारी जनरेशन होती है, बहुत सारे हीरोज होते हैं, बहुत सारे एपिसोड्स होते हैं, और बहुत बातें होती है। अगर लव है तो वॉर भी है, फैमिली भी है, अपनी पब्लिक प्रजा भी है, और पर्सनल भी है, इम्पर्सनल भी है, बहुत सारी डिटीज भी है, सब कुछ होते हैं। तो एपिक इज अ टाइप ऑफ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, ए क्लासिकल पोएम। एपिक अपने आप में एक क्लासिकल पोएम होती है, जिसको विद द हेल्प ऑफ सो मेनी फिगर्स ऑफ स्पीच एंड सो मेनी लिटरेरी टर्म्स से उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि एपिक इज अ पोएम। अब आंसर क्या है, अ लॉन्ग पोएम, यस, इट हैज एपिसोड्स, यस, इट हैज सो मेनी हीरोज, यस। तो इसका आंसर भी क्या है, ऑल ऑफ दैट, क्योंकि इसमें ये एक बहुत लंबी लेंदी पोएम होती है। इसके पार्ट को आप कैंटोज भी बोल सकते हो, एपिसोड्स भी बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि ये पोएम है तो कैंटोज में। जब भी आपकी एपिक की बात होती है तो इंडिया के 2 फेमस एपिक हैं, द रामायण एंड द महाभारत। और अगर हम फॉरेन जाएंगे तो जॉन मिल्टन के एक द पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन, इनके 2 फेमस एपिक हैं। फिर इससे भी ऊपर जाएंगे तो हम इलियड एंड ओडिसी, 2 फेमस एपिक, बहुत फेमस एपिक है, जिसको कि होमर ने, ग्रीक राइटर है होमर, उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इसलिए हु रोट द इलियड एंड द ओडिसी, कि अब इलियड एंड ओडिसी 2 एपिक है, अब एंशियंट एपिक है, जिनको किसने लिखा। तो ये सारे एपिक राइटर हैं। जॉन मिल्टन है जो कि 17th सेंचुरी के एक, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था, राइटर है। फिर उसके बाद इसमें पिंडार है, पिंडार जो कि एक ग्रीक, बहुत 16 कुछ 6-7 सेंचुरी के, ढंग से नहीं पता है, 6 से 7 सेंचुरी के बहुत बड़े लिरिक थे, पोएट थे, उन्होंने भी नहीं लिखा था। होमर क्या है, एक ग्रीक के आपके 9-10 ऐसी सेंचुरी के राइटर हैं बहुत। इन्होंने इलियड, पहले इलियड लिखा, इलियड का ही दूसरा पार्ट, उसी से निकल के ओडिसी निकला। जैसे हमारे महाभारत में, आप एक महाभारत एक एपिक है, उसी में से फिर कृष्ण की कहानी बनती है, अर्जुन की कहानी बनती है, तो इसी में से तो द इलियड एंड द ओडिसी रिटन बाय होमर, जो कि ग्रीक के बहुत बड़े एपिक राइटर थे और 9th और 10th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। ऐसी एक राइटर है होरेस, जो कि रोमन राइटर हैं, और जिनका भी ऐसे नहीं पता 7th कुछ ऐसी सेंचुरी के। तो इसमें देखिए क्या है, द ओडिसी एंड द इलियड, ये दोनों क्या है, एपिक है, और जिनको कि होमर नाम के पोएट ने लिखा था, ठीक है। होमर कौन है, ग्रीक का
9th सेंचुरी का एक पोएट था और जिन्होंने ये दोनों एपिक लिखे थे। चलिए नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द हेरोइक कपलेट। अब देखिए हेरोइक कपलेट, सबसे पहले आप कपलेट समझिए। कपलेट क्या होता है, जैसे 4 लाइन की पोएम का भी मैंने बताया था ना, क्वेट्रेंस बोलते हैं, ऐसे ही जो दोहा होता है 2 लाइन का, उसको कपलेट बोलते हैं, ठीक। और हेरोइक, जब उस कोई पोएम एकदम डेयरिंग बनती है, आपने एक ऐसा टॉपिक लिया है जो कि बहुत ही इनोवेटिव है और आपके पास इतनी डेयर है कि आप उसको लिखने का फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो कि मैं इस टॉपिक में लिखूंगा। वो टॉपिक इस दुनिया में होते हैं लेकिन उनको दिखाना इतना सरल नहीं होता है, और आप उस टॉपिक को, उस बर्निंग टॉपिक को या बिल्कुल डिफरेंट टाइप के टॉपिक को दिखाना चाह रहे, हेरोइक साहसिक कार्य दिखाना चाह रहे, और कपलेट के द्वारा, दोहा पद्धति के द्वारा, 2-2 लाइन के दोहा के द्वारा, तो वो एक हेरोइक कपलेट पोएम बन जाती। हेरोइक कपलेट भी एक टाइप ऑफ पोएम, एक जब जिस पोएम को हम इस थ्योरी में लिखते हैं, पहला क्या, उसका सब्जेक्ट डेयरिंग होना चाहिए, हेरोइक। दूसरा लिखने की पद्धति दोहा पद्धति, 2-2 लाइन के मतलब दोहा होते हैं, तो उसको हम हेरोइक कपलेट कहते हैं। ये भी एक टाइप ऑफ पोएम है। जब हम इसमें हम सबसे पहला नाम पढ़ते हैं मॉडर्न लिटरेचर में अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने द रेप ऑफ द लॉक लिखा था। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन, उन्होंने बहुत सारे हेरोइक कपलेट में पोएम, मतलब कहते हैं कि 18th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ हेरोइक कपलेट। 18वीं शताब्दी में जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो सारा का सारा हेरोइक कपलेट में, दोहा पद्धति में ही लिखा गया, क्योंकि इतना डेयरिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि आप उस टॉपिक पर सटायर करते हो, व्यंग करते हो, उसकी सारी कमियों को दिखाते हो, उस टॉपिक के द्वारा समाज में होने वाली बुराइयों को दिखाते हो, उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हो, और लाफ होता है, बहुत बड़ा लाफ होता है एक प्रकार का। तो द 4 लाइन स्टेंजा नॉट 2 लाइन इन इयाम्बिक पेंटामीटर, 3 लाइन स्टेंजा और सिंगल लाइन। इयाम्बिक पेंटामीटर क्या होता है, इयाम्ब क्या होता है, वर्ड्स होता है, पेंटामीटर एक लाइन में जब 5 शब्द मीनिंगफुल होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रामर भी है, वर्ब भी है, उनको हटा के जो 5 शब्द मीनिंगफुल होते हैं, वो 5 मीनिंगफुल शब्द से जब एक लाइन बनती है, फिर 2 लाइन बनती है, 5 एक में 5 से, तो उनको हम पेंटामीटर बोलते हैं। एक 2 लाइन इन याम्बिक पेंटामीटर, कि पहली लाइन में भी पेंटामीटर होगा और दूसरी लाइन में भी पेंटा, और 2 लाइन को मिला के कपलेट बनता है। और इस थ्योरी को हम, अगर सिंपल है तो कपलेट है, अगर वो हेरोइक पोयम है तो हम उसको इयाम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, कि मीनिंगफुल 5 मीनिंगफुल शब्द, इयाम्ब मतलब शब्द के द्वारा एक दोहा बनता है। तो 2 लाइन्स इन इयाम्बिक पेंटामीटर इज कॉल्ड हेरोइक कपलेट। Which poet is known for his satirical use? सटायर क्या होता है, व्यंग। अभी मैंने आपको बोला ना कि व्यंग, किसी पोयम को आप पूरा एक व्यंग के द्वारा दिखाते हो, कि एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो अपने आप में पूरा व्यंग है, जो सटायर है। जैसे कि अलेक्जेंडर पोप ने एक रेप ऑफ द लॉक लिखा था। रेप ऑफ द लॉक मतलब, लॉक मतलब बालों का, जो चुटियाएं होती दो, उनका रेप, अपमान हो जाना। तो ये पूरा एक व्यंग है उन औरतों पर, उन लड़कियों पर, जो सिर्फ जिनकी लाइफ में ओनली 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लव अफेयर एंड नेक्स्ट ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स। बाकी उनको नहीं पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कि रात को देर में सोना, सुबह देर में उठना, जानवरों से प्यार करना, टेडी बियर से प्यार करना, और सिर्फ ब्यूटी 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 कंसर्न करना। तो ऐसे इस टॉपिक पर उन्होंने बहुत बड़ा सटायर करा, ठीक है। तो वो बहुत ही फेमस सटायर बन गया, द रेप ऑफ द लॉक। तो विच पोएट इज नोन फॉर, तो इसमें देखो एस.टी. कॉलरिज नहीं जाने जाते हैं हेरोइक कपलेट के लिए, क्योंकि ये रोमांटिक है जो उसमें हेरोइक कपलेट में। जॉन डन अपनी मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए जाने जाते हैं 17th सेंचुरी के। विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी अलग, जैसे ओड लिखे, सोनेट लिखे, बैलेट लिखे, लिरिक लिखे, एपिक लिखे। लेकिन अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने रेप ऑफ द लॉक एक बहुत बड़ा सटायर लिखा, जिसको कि उन्होंने हेरोइक कपलेट थ्योरी के द्वारा लिखा है, तो ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज सटायर। कि अलेक्जेंडर पोप जो 18th सेंचुरी के एक बहुत फेमस पोएट हैं, जिन्होंने कपलेट थ्योरी को अपनाया, जिन्होंने हेरोइक कपलेट लिखा, मतलब एक डेयरिंग अंदाज में
महिलाओं का पूरा उपहास किया, उनकी उन पागलपन का, उनकी उन कमजोरी का। कमजोरी क्या है कि वी हैव लव अफेयर्स एंड सो मेनी ब्यूटी कॉस्मेटिक थिंग्स। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। देखिए, हु डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ कैथारसिस इन हिज बुक पोएटिक्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? बैलेट पढ़ा, सोनेट पढ़ा, ओड पढ़ा, एलिजी पढ़ा, हेरोइक कपलेट पढ़ा। ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड पोइट्री। ये सब पोइट्री का सेक्शन थे, ठीक है। अभी हम ये कैथारसिस पढ़ रहे हैं। अब हम जो आगे की चीजें पढ़ेंगे ये क्या है, सब ड्रामा से रिलेटेड। ये भी शॉर्ट नोट है। तो कैथारसिस, इसमें क्या लिखा है कि किसकी थ्योरी में, एक बुक पोएटिक्स, वी हैव अ बुक नेम पोएटिक्स। पोएटिक्स एक बुक है जो बहुत ही फेमस और नॉलेजेबल बुक है, जिसको कि बहुत ही बड़े फिलोसोफर, ज्ञानी पर्सन, द मैन ऑफ लेटर इज नोन एज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने लिखा था। तो एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पोएटिक्स। दिस बुक इज नॉट ओनली रिलेटेड लिटरेचर, इन दिस बुक ही डिस्क्राइब सो मेनी टॉपिक्स रिलेटेड फिलोसफी, स्पिरिचुअलिटी, डिवाइनिटी, लिटरेचर, ज्योग्राफी एक्सेट्रा। तो इस पोएटिक्स में उन्होंने इस कैथारसिस की थ्योरी के बारे में बताया था, ठीक है। कैथारसिस इज व्हाट? कैथारसिस एक थ्योरी है जो कि ड्रामा से रिलेटेड है। व्हेन वी रीड ड्रामा वी हैव सो मेनी टाइप ऑफ ड्रामा लाइक ट्रेजेडी ड्रामा, कॉमेडी ड्रामा एंड सो अदर टाइप ऑफ ड्रामा। तो जब हम ट्रेजेडी ड्रामा पढ़ते हैं तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेजेडी होती है, जिसमें एक हीरो को ना हीरो बोला जाता है ना विलेन, उसको ट्रेजिक हीरो बोला जाता है। उस ट्रेजिक हीरो की कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से वो नेगेटिव सेंस में काउंट किया जाता है। तो उस हीरो की कमियों को मतलब साफ करने के लिए, उसके असली ओरिजिनल प्योर कैरेक्टर को दिखाने के लिए जिस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है उस थ्योरी को कैथारसिस बोला जाता है। कैथारसिस इज अ वेरी मीनिंगफुल थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी ड्रामा रिलेटेड अ ट्रेजिक पर्सन, व्हाई ही डू मिस्टेक्स because of mental crisis. A hero or divine person do always mistakes and mistakes. तो वो मिस्टेक गलती में हुई है, इंटेंशन की वजह से नहीं है। इस थ्योरी को कैथारसिस बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है, देखिए, सुकरात, अरिस्टोटल, प्लेटो सब है इसमें। सबसे पहले आए थे सुकरात, सोक्रेट्स, उसके बाद आए थे प्लेटो, उसके बाद आए थे एरिस्टोटल। तीनों की चेन है। तो एरिस्टोटल एक दार्शनिक थे जिन्होंने पोएटिक्स करके एक बुक लिखी, और पोएटिक्स में उन्होंने कैथारसिस की थ्योरी के बारे में बताया। कैथारसिस की थ्योरी का क्या मतलब होता है कि एक ट्रेजिक हीरो गलती करता है बिकॉज ऑफ अननोन थिंग्स, और उसके इस इनोसेंट को दिखाने के लिए, उसको एक साफ सुथरा कैरेक्टर शो करने के लिए, समझाने के लिए जिस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है उसको कैथारसिस। क्योंकि हमेशा आंखों से दिखने वाला सच, पाप और पुण्य सच नहीं होते हैं, कभी पाप पुण्य भी होता है और कभी पुण्य पाप भी होता है। अब एक कैथारसिस जो थ्योरी ऑफ कैथारसिस, क्या थ्योरी है? हीरो को साफ सुथरा दिखाने की। तो आंसर कैथारसिस इज थ्योरी ऑफ, इसका आंसर ये है, इस थ्योरी ऑफ परगेशन, छनने की, क्लैरिफिकेशन, चीजें क्लियर करने की, प्यूरिफिकेशन, साफ करने की। तो ऑल ऑफ देम, कि इस थ्योरी कैथारसिस की थ्योरी के द्वारा जो ट्रेजिक हीरो है, जो भी उसने गलत काम करे, क्यों करे, किन परिस्थितियों में करे, किस मेंटल क्राइसिस में करे, तो वो सारी चीजें छन जाती है। तो उसकी ओरिजिनल ट्रू इनोसेंट पर्सनैलिटी सामने आती है। क्यों? क्योंकि हम दिखाते हैं कि ही इज अ प्योर मैन, और हम चीजों को क्लियर करके सामने रखते हैं। तो ये था कैथारसिस। अब आया हमारे पास हेमेर्शिया। हेमेर्शिया भी क्या है? एक ड्रामा, ट्रेजिक, जैसे ट्रेजिक ड्रामा में एक ट्रेजिक हीरो होता है, और वो ट्रेजिक हीरो गलतियां कर देता है। इसलिए नहीं करता है, जानबूझ के प्लान बना के। उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो गलतियां करता है। तो हेमेर्शिया इज व्हाट? हेमेर्शिया इज एरर ऑफ जजमेंट, एरर इन मैरिज लाइफ, एरर ऑफ लव अफेयर, नन। तो हेमेर्शिया एरर ऑफ जजमेंट, जब एक बहुत ही डिवाइन स्पिरिचुअल, एक बहुत अच्छा इंसान अपने जजमेंट लेने में गलती करता है। गलती कैसी? या तो तुरंत गुस्सा आके लड़ाई कर दी, झगड़ा कर दिया, मर्डर कर दिया, या फिर सोचते ही रह गया कि आज करूं, कल करूं, नहीं करूं, सही है, गलत। तो ऐसा जो जजमेंट उसका नहीं बन पाता, जब जजमेंट लेने में वीक हो जाता है,
जल्दीबाजी कर देता है या जजमेंट ले ही नहीं पाता, उस थ्योरी को हम हेमेरशिया कहते हैं कि एक ट्रेजिक हीरो की जजमेंट ना लेने की जो असमर्थता होती है, his weak power is called हेमेरशिया. हेमेरशिया इज व्हाट? हेमेरशिया और कैथारसिस दोनों ट्रेजिडी के ट्रेजिक हीरो से जुड़ी हुई बातें होती है कि हेमेरशिया में हीरो गलती करता है और कैथारसिस में उसके अनजाने में की हुई गलतियों को क्लियर किया जाता है. चलिए नेक्स्ट आइए, मिसिंग द मार्क. मिसिंग द मार्क क्या है? हेमेरशिया, कैथारसिस, एसाइड या ड्रामेटिक मोनोलॉग. तो मिसिंग द मार्क देखिए, कैथारसिस में एसाइड भी ड्रामा का, भी आगे पढ़ेंगे. ड्रामेटिक मोनोलॉग एक टाइप ऑफ पोएम होती है. हेमेरशिया क्या है कि मिसिंग द मार्क वही जो एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं ना जिसको, वही मिसिंग द मार्क क्या है कि जैसे एक हीरो है, उसको पता है वो, क्योंकि जो ट्रेजेडी का जो ट्रेजिक हीरो होता है वो एक डिवाइन पर्सन होता है. अगर उसको पता चल जाए कि ये ही इंसान विलेन है, तो वो इतना भावुक और इतना अच्छा होता है कि वो एकदम से बदला नहीं ले पाता, उसको सजा नहीं दे पाता. उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं गलती ना कर बैठूं, तो वो सीधे सीधे ना जाके इधर उधर जाके और भी चीजें तलाशता है कि ये बात सही है या गलत है. तो जब एक हीरो अपनी मेंटल क्राइसिस की वजह से मिसिंग द मार्क, सही रास्ते में ना चल के इधर उधर देख दाख के आगे बढ़ता है, तो उसको हम मिसिंग द मार्क इज ऑल्सो द सिनोनिम ऑफ एरर ऑफ जजमेंट. तो दोनों एरर ऑफ जजमेंट भी हेमेरशिया है और मिसिंग द मार्क भी हेमेरशिया है. चलिए नेक्स्ट आइए, असाइड. असाइड क्या है? असाइड भी एक ड्रामा का पार्ट है. जब हम ड्रामा, जब थिएटर में स्पेशली ड्रामा आते हैं ना, पहले से ड्रामा और प्ले का मतलब होता है जब वो थिएटर में दिखाते हैं. तो थिएटर जो ड्रामा जो पॉपुलर होते हैं ना, वो इस कारण होते हैं कि जो क्राफ्टमैनशिप ड्रामा में होती है, थिएटर में होती है. थिएटर में जो सेटिंग होती है, पर्दे होते हैं, सीन होते हैं, जो भी वहां पर बातें होती हैं, वो 50% ड्रामा को मतलब पॉपुलर बना देती है. तो एसाइड भी ड्रामा का एक पार्ट होता है कि ड्रामा में एक, सबसे पहले तो एसाइड का आंसर है ड्रामा. छोटा सा बताती हूँ कि जैसे ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में सब लोग अपना अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं. कुछ कैरेक्टर यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, लेकिन एक कोई कैरेक्टर इस तरीके से डायरेक्ट ऑडियंस से बात कर रहा है. इस तरीके की सेटिंग होती है कि ऑडियंस और हीरो या जो भी कैरेक्टर है वो बात करे, पर बाकी के कैरेक्टर्स के लिए कुछ नहीं है. उनको नहीं पता है कि these two parties are talking together. तो साइड में, साइड का मतलब कि साइड में आके हीरो या कैरेक्टर ऑडियंस के साथ जो बात करता है उसको असाइड बोला जाता है, और इसका इफेक्ट बाकी के स्टेज के बाकी कैरेक्टर्स पर नहीं पड़ता. दे आर अननोन अबाउट दिस थिंग. चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्रोनिकल प्ले. देखो क्रोनिकल का मतलब क्रोनिकल जो क्रम चलता है, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद, है ना, चलता है, क्रम चलता है. तो किसी भी जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होती हैं वो इसी क्रम से चलती हैं. तो क्रोनिकल प्ले एक टाइम पर, जैसे हम शेक्सपियर की बात करते हैं, बहुत सारे राइटर है, लेकिन शेक्सपियर इज नोन फॉर इज क्रोनिकल प्ले. किसी राजा, जैसे ये राजा हेनरी आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, एट्थ आया, तो ऐसे जैसे हमारे यहाँ कई वंश हैं, ये वाले वंश, इसके बाद ये वाला है, फिर ये मुगल वंश आए, इसके, तो जब एक के जो बिल्कुल सीरियल हम किसी राजाओं को हिस्ट्री की, इसकी हिस्ट्री दिखाते हैं, उसको क्रोनिकल प्ले कहते हैं. तो क्रोनिकल प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड अ हिस्टोरिकल प्ले, क्योंकि रोमांटिक प्ले, एक रोमांटिक माहौल होता है, लव अफेयर्स होते हैं, हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक है. फैमिली प्ले जिसमें एक फैमिली होती है, फैमिली ड्रामा होता है. ट्रेजिडी जहाँ पर की बहुत प्रकार की ट्रेजिडी होती है, मेल होती है, फीमेल होती है, एक पर्टिकुलर पर्सन की ट्रेजिडी होती है. हिस्टोरिकल प्ले क्या होता है? हिस्ट्री से रिलेटेड और अलग अलग राजाओं की क्रम से, कि इसके बाद ये 14th सेंचुरी में, 15 में, 16 में, ऐसे राजाओं के, उनका कारोबार, उनकी कहानी, उनकी जो एक राज करने का तरीका था, उसको दिखाया जाता है. नेक्स्ट है, हु इज नोन द बेस्ट ट्रेवलॉग. अब देखो ट्रेवलॉग क्या होता है? ट्रेवलॉग भी एक प्रकार का शॉर्ट नोट होता है, ये प्रोज में होता है. जैसे प्रोज में ऐसे होते हैं, शॉर्ट स्टोरी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफी होती है,
बहुत चीजें होती है प्रोज में। तो प्रोज में एक क्या होता है, ट्रैवलॉग होता है, ट्रैवल से रिलेटेड। जब हम कोई ट्रैवल करते हैं और उस ट्रैवल, वो एक प्रकार का एजुकेशनल ट्रैवल बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस ट्रैवल में हम हमेशा ये सोच के ट्रैवल करते हैं कि एक एक पॉइंट समझा जाए, जाना चाहे, और फिर मैं उसको अपने लिखूं, एक लिटरेचर का पार्ट बनाऊं। और इस ट्रैवल के द्वारा मैं, एक राइटर के बहुत सारे इंटेंशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांट टू गिव इंफॉर्मेशन टू द रीडर्स, जो उसके रीडर होंगे। उसके अलावा वो एंटरटेनमेंट कराना चाहता है और लोगों के अंदर इस फीलिंग को बढ़ाना चाहता है कि कैसे हमें घूमना चाहिए, घूम के हम चीज़ों को परमानेंटली लर्न कर लेते हैं। तो ट्रैवलॉग क्या होता है, ट्रैवल, जो भी आपने ट्रैवल करा उस ट्रैवल से रिलेटेड। उस ट्रैवल में ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं की ब्यूटी दिखा रहे हो, या ट्रैवल में कभी ऐसा होता है कि हम ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन में हम कोई घटना घटित हुई तो हमने वो भी लिख दिया, या अपना पर्सनल जो हमारा जो एक पर्टिकुलर पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, कुछ भी हम मतलब ट्रैवल से रिलेटेड घटनाओं को या छोटी छोटी बातों को जब हम लिटरेचर का पार्ट बनाते हैं तो उसको ट्रैवलॉग कहा जाता है। तो ट्रैवलॉग राइटर इज स्टीवेंसन, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इनको फादर ऑफ ट्रैवलॉग भी बोला जाता है। बाकी चार्ल्स लैम्ब एक प्रोज राइटर है जिन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोला जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक पोएट है अमेरिकन, और जेन ऑस्टन एक वो है, एक महिला मतलब राइटर है, ड्रामा, उन्होंने नोवेल लिखे हैं, बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट हैं, उनको मदर ऑफ इंग्लिश नोवेल बोला जाता है। तो इसका आंसर है R.L. स्टीवेंसन, जिन्होंने ट्रैवलॉग लिखी। और इसके अलावा भी बहुत हमारे R.K. नारायण है, वो भी फेमस है, उन्होंने भी काफ़ी ट्रैवलॉग लिखे हैं। वी हैव सो मैनी राइटर्स। तो दोस्तों अभी हमने ये सारे पोएट पढ़े, और सबसे मतलब बड़ी बात है कि हमने इसमें पहले पोएट्री के शॉर्ट नोट पढ़े, फिर ड्रामा के पढ़े, और लास्ट में ये वाला प्रोज से। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शॉर्ट नोट किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो बैलेट, सोनेट, एलिजी, ओड और हेरोइक कपलेट पोएट्री के शॉर्ट नोट है। कैथारसिस, हेमेर्शिया, असाइड ये आपके ड्रामा के शॉर्ट नोट है, और ट्रैवलॉग आपका प्रोज का शॉर्ट नोट है। तो दोस्तों दिस इज योर ऑल द 25 क्वेश्चंस रिलेटेड योर लेक्चरर एग्जाम, और आई होप यू विल ट्राई टू लर्न देम एंड डू रिलेटेड क्वेश्चन इन इट। टिल देन नमस्कार, फिर मिलते हैं।